सो हेलो एवरीवन, कैनामेटिक्स क्लास 9 में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था। तो उसमें हमने अब तक क्या पढ़ा था, कैनामेटिक्स का डिफिनेशन देखा था, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट। फिर स्पीड, स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कुछ ग्राफ्स के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझने की कोशिश की थी। इक्वेशन ऑफ मोशन इस वीडियो में इसको कराया जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे, और ये किसका मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में। ये इक्वेशन तभी लगते हैं जब मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अब ये क्या है, इसको हम आगे इसको समझेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग प्रोजेक्टाइल नहीं, अभी हम लोग क्या अगले क्लास में मुझे लगता है कि ग्राफ्स पढ़ेंगे, ग्राफ्स। और फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस सर्कुलर मोशन। उसके अगले क्लास में 3 क्लास है, बस 3 क्लास नहीं, 2 ही क्लास। अगले क्लास ग्राफ और उसके बाद प्रोजेक्टाइल प्लस सर्कुलर मोशन का, और सर्कुलर मोशन ग्राफ, और फिर एक ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर जो आधारित है उसको भी देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीधे आएंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस, इसको लोग बहुत मतलब जब भी मैं भी पढ़ता था तो उस समय ऐसे नहीं बताया गया था जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ। लोग इसको बताते थे कि इसको हर जगह लगा सकते हैं, जब भी मोशन का क्वेश्चन आए आप इसको लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने पहले अटेंशन लिख के 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको कब लगा सकते हैं। पहला, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, जितना शुरू में है उतना ही अंत में और हर समय रहना चाहिए, इसी को कांस्टेंट बोलते हैं ना। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुड बी सेम। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी कहीं नॉर्थ में है और एक्सेलरेशन कहीं ईस्ट में है या साउथ में या वेस्ट में या कहीं और है। वेलोसिटी व एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी आप इन इक्वेशंस को लगा सकते हैं। और वो इक्वेशंस कौन है, इसको अभी हम लोग डिराइव भी करेंगे। यानी इसका कहने का मतलब है कि मोशन शुड बी इन वन डायरेक्शन, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। और इन सारे इक्वेशन ऑफ मोशन में जो स्मॉल एस है वो डिस्टेंस को डोनेट नहीं करता है, और डिस्प्लेसमेंट को डोनेट करता है। इस बात पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और जो लोग ध्यान देते हैं उनका अच्छे से अच्छा सवाल सही होगा। जो लोग नहीं देते हैं, क्योंकि जब भी आपके क्लास में भी स्टार्ट होता होगा ना, तो बस टीचर जो भी आते होंगे उन लोग फटाक एस, और बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि जहाँ जहाँ स्मॉल एस लिखा गया और डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। बहुत बार लोग उसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ लेते हैं कि दोनों तो सही ही होगा, ऐसा नहीं होता है। और जब भी तो आओ इसको पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को करते हैं। फिर से इसको नोट कर लेना कि एक्सेलरेशन हमेशा जब कांस्टेंट होगा तभी इन इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा तभी इनको लगाना। मैं एग्जांपल भी दूंगा कि अगर अलग हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो सकता है। और एस यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट को डोनेट करता है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जैसा कि हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से जानते हैं, या फिर ऐसे भी काइनेमेटिक्स में पढ़ा है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड इज एक्सेलरेशन, या इन एन इंटरवल ऑफ टाइम इज एक्सेलरेशन। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख दिया। तो यहाँ से यानी कि तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ही, तो डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये कहीं बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये, ओके, ये रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत बच्चे लोग इसका यूज़ तो करते हैं इस फॉर्मूले का, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि ये आया कहाँ से है। ये कहीं से नहीं, बहुत सिंपल एक काइनेमेटिक्स में ही आप पढ़े थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है पर यूनिट टाइम, या फिर ये गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज एक्सेलरेशन। वैसे न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन क्या कहता है कि आपका जो rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on body and displacement takes place in the direction of the body। तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हालांकि बहुत सिमिलर है। एक्सेलरेशन का कंसेप्ट वहीं से है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। खैर जो भी हो, तो ये वहीं से आता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये v इक्वल टू ए प्लस ए टी वहीं से आता है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे 1 है a बाई 1, तो v माइनस यू इंटू 1 इज इक्वल टू ए टी, बस आ गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग, इसका मतलब यहाँ से अगर आपको v दिया हो, u दिया हो, ये v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और मान लीजिए t दिया हो, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो
कहने का मतलब इसमें 4 वेरिएबल है और फार्मूला चैप्टर पढ़ा ही था मैथ्स का, चैप्टर 5 आपको याद होगा ही। तो इन चारों वेरिएबल्स में अगर कोई 3 भी दिया हो तो आप चौथा निकाल सकते हो, बस बात खत्म। अब सेकंड, अब मान लीजिए इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं कहीं, तो कोई एक ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो चाहिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी आता हो। तो चलो डिस्प्लेसमेंट वाले को देखते हैं। तो v इज इक्वल टू हम ये भी तो पढ़े थे, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना कि डिस्टेंस। तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो v इज इक्वल टू, लेकिन चेंज इन, तो जहाँ जहाँ मैं एस लिख रहा हूँ ना आपसे, एस या टी, वहाँ समझ जाना कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार डेल्टा एस नहीं लिखूंगा। ये जो चीज़ आपके बुक में या हर जगह यही अधिकतर लिखा जाता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, फार्मूले में भी वही है। और यहाँ पर जो एक चीज़ और ध्यान देना, जो कि आप में से बहुत लोग ध्यान नहीं दोगे मुझे पता है, कि यहाँ पर जो टी लिखा हूँ ना, ये डेल्टा टी ही है, ये टाइम इंटरवल है। ये नहीं कि यहाँ पर आप ये टी क्या है यहाँ पर, अगर आपसे पूछे कि टी यहाँ पर क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में टी क्या है, तो टी ये चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम दिखाता है। यानी कि आप उस इंटरवल ऑफ टाइम को लिखोगे जिसमें कि मोशन टेक प्लेस किया हो, इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ टी का मतलब डेल्टा टी ही है, लेकिन वो लिखने में बार बार लिखने न पड़े इसलिए केवल टी लिख के हम लोग भाग जाते हैं। तो ये इंटरवल ऑफ टाइम ही है। मान लीजिए मोशन शुरू हुआ सेकेंड, दूसरे सेकंड से शुरू हुआ, ठीक है मोशन, और 5वें सेकंड तक हुआ मोशन। कोई बॉडी दूसरे सेकंड से स्टार्ट की और 5 से अगले जब घड़ी में मान लीजिए अभी दूसरे सेकंड में स्टार्ट किया और 5वें सेकंड में जाकर रुक गया कोई बॉडी, तो उस बॉडी का टोटल टाइम इंटरवल कितना है मोशन का, 5 - 2 है, 3 सेकंड। यानी वो बॉडी 3 सेकंड तक मोशन में रही, तो यहाँ टी की जगह हम 3 सेकंड लिखेंगे, ना कि 5 सेकंड लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हमें इंटरवल निकालना है कितने देर तक बॉडी, ये बहुत लोग नहीं समझ पाते। यहाँ टी का मतलब ये आप लोग अच्छे से समझाओ कि डेल्टा टी है, ये उस इंटरवल ऑफ टाइम को दिखाता है जिसमें बॉडी मोशन में थी या जिसके लिए हम उस क्वेश्चन को बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ जब जब मैं एस लिख रहा हूँ तो वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है या मोशन के दौरान किया हुआ डिस्प्लेसमेंट है। तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन भी लिखते हो। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी को आप v प्लस यू अपॉन टी भी 2 लिखते हो, ये 2 है। ये कब होता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि पहले सेकंड में एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और दूसरे सेकंड में, या उसके दूसरे सेकंड छोड़ो, अगले आधे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर अगले आधे मीटर में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर अगले में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पहले में 1 मीटर पर सेकंड था एक्सेलरेशन पर सेकंड स्क्वायर, तो दूसरे में भी उतना ही चाहिए, तीसरे में भी, हर समय। ये नहीं कि केवल एक ही सेकंड में, हर सेकंड का मिली सेकंड में भी 0.5 सेकंड हो या 0.005 का इंटरवल हो, हर समय एक्सेलरेशन जितना था उतना ही होना चाहिए। तो जब ऐसा मोशन होता है तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी को v प्लस यू अपॉन टी लिखते हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 लिख देते हैं, तो वहाँ से एवरेज वेलोसिटी। ये सब जगह लागू नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी इस तरह से सब हर समय नहीं लिख सकते हैं। जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, तब ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब यूनिफॉर्म हो, इसीलिए फार्मूला को डिराइव जब किया जाता है तब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप देखते हो कि फार्मूला को डिराइव किया जाता है तब आप समझ पाते हो कि किन किन कंडीशन को लिया गया है। और जब आप उन कंडीशन को समझ जाते हो तो जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो वहाँ पर आपको समझ में आता है कि अच्छा इस क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन में इसको नहीं लगा सकते हैं, या जो भी हो। तो यहाँ से क्या मिला, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, v इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टी, जो भी हो एवरेज वेलोसिटी। तो एस अपॉन टी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टी, क्योंकि ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, तो दोनों को बराबर कर दिए। और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दें, v की जगह u प्लस ए टी। कहाँ से, यहाँ से आया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से क्या आ गया, u प्लस यू 2u आ गया, और प्लस ए टी अपॉन 2, और t इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी, एस यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, एस इज नॉट डिस्टेंस। कोई पूछेगा कि एस डिस्टेंस है क्या, अगर अच्छा कोई टीचर होगा तो डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं, एस डिस्टेंस नहीं है, एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। टी
यहाँ पर टाइम इंटरवल है जिसके दौरान मोशन हुआ, ये नहीं कि किस समय वो रुका, ऐसा नहीं है। लेकिन सिंस हम लोग क्या होता है कि हर बार क्वेश्चन में t = 0 सेकंड से स्टार्ट होता है और मान लो t = 20 सेकंड तक चला या t = 10 सेकंड तक चला, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ 20 - 0, कितना 20 सेकंड। तो जितना होता है हम लोग उसी को ले लेते हैं, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा ये तो इंटरवल था, ये नहीं था कि कितने सेकंड तक रुका, इंटरवल को देखते हैं। मान लो 0 सेकंड से 10 सेकंड तक, 10 - 0 कितने सेकंड तक 10 सेकंड, तो ये हमारा डेल्टा टी हो गया। लेकिन सिंस 0 था तो हम लोग जितना होता है उतना ही आ जाता है, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ को। से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड में भी वही करेंगे, s/t = v + u/t करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि t को इधर ले जाते हैं, तो t को तो v - u/at भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि v = u + at होता था, तो at = क्या हो गया v - u, तो t = क्या हो गया v - u/a, ये तो जानते ही हो। तो यहाँ पर इस t के जगह यहाँ मल्टीप्लाई हुआ t, तो t की जगह ये लिख सकते हैं v-, इसको जब मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a = क्या हो गया, अभी a + b × a - b पोलिनोमियल्स में बताया भी था, तो ये v² - c² / 2a हो गया। तो v², इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो v² - c² = 2as। अच्छा, ये तीसरे की जरूरत क्यों पड़ी? 2 से काम नहीं चल सकता था? चल सकता था, लेकिन हुआ क्या है कि मुझे एक ऐसा इक्वेशन भी चाहिए जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में भी रिलेशन बता सके। तो तीसरा लेवल बता रहा है, लेकिन दूसरे में क्या दिक्कत है ना कि इसमें फाइनल वेलोसिटी कहीं है ही नहीं, केवल इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो मुझे एक ऐसा इक्वेशन भी चाहिए जो इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बता सके। बाकी और इसमें टाइम भी नहीं आ रहा है, इसमें टाइम का झंझट नहीं है। ये तीसरा वाला इक्वेशन बहुत यूज होता है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने में इसका बहुत ध्यान या जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बाकी में टाइम की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन खैर जो भी हो, अब ये तो हो गया कि 9 में आपको इतना ही बताया जाएगा, शायद 10 तक भी इतना ही बताया। लेकिन एक चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको यहाँ में ज़रूरी था बताना, क्योंकि चौथा वाला भी बहुत यूज़ होता है। होता क्या है कि जैसे टू डिड्यूस द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन nth सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए बॉडी कोई t = 0 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ और ये पहले सेकंड तक गया, दूसरे सेकंड तक गया, तीसरे सेकंड तक गया, ओके, तीसरे सेकंड तक गया, तीसरे सेकंड तक, 3 सेकंड तक गया। अब आप जब मैं आपसे जब पूछूंगा, अब आप t = कितना लिखोगे, टाइम इंटरवल कितना है 3 सेकंड - 0 सेकंड, तो कितना टाइम इंटरवल 3 सेकंड आ गया। तो जब आप s = ut + ½ at² लिखोगे, ध्यान देना ½ at², तो s = t की जगह 3u लिखोगे प्लस ½ a × 3 का स्क्वायर। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, ये इसके बराबर आएगा जितना इसने चला। लेकिन अगर मुझे निकालना है कि तीसरे सेकंड में बॉडी कितनी चली, तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में, 3 सेकंड में चली, इसका मतलब इतना चली। 0 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक जब चली तो ये पूरा इतना दूरी चली। मान लो इसको s मान लो, इस पूरी दूरी को क्या है, ये s मीटर है। तो ये बॉडी s मीटर, ये 5 नहीं है, ये s है, स्मॉल s, तो s मीटर चली। तो जब मैं कोई पूछता है कि 3 मीटर में कितनी चली, तो s मीटर में। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि तीसरे सेकंड में कितनी चली, तो तीसरे सेकंड में कितनी चली, तो 2 सेकंड में इतना चला, लेकिन तीसरे सेकंड में ये इतनी चली। ये दूरी, इसको मैं s3 लिखता हूँ, ये दूरी तीसरे सेकंड में चली। लेकिन 3 सेकंड में कितने चला, ये दूरी s, 3 सेकंड में s दूरी चला। और s से आपको, तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब लगाओगे ना, तो ये दूरी आ जाएगा, ये नहीं आएगा। तो ये फार्मूला इसी को बताने के लिए है कि अगर मुझे तीसरे सेकंड में कितना चला ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, इस चीज़ को घटा दूंगा, तो मुझे ये दूरी आ जाएगा। इसी को मैं करता हूँ। ये देख रहे हो, ये n से ये n-2 सेकंड में बॉडी यहाँ से था, n-1 में यहाँ, n में यहाँ, n और कुछ नहीं है। मान लो ये n यहाँ 3 है, तो ये 3-1 दूसरे सेकंड में यहाँ है और 3-2 पहले सेकंड में यहाँ है। इस तरह से समझे, बॉडी बढ़ रही है आगे, ये बॉडी का डायरेक्शन इधर की ओर है, रेक्टिलिनियर मोशन है। ओके, तो
ये चीज हुआ। तो अगर मुझे पता करना है कि nth सेकंड में, n सेकंड में नहीं, n सेकंड में करना हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से तो निकल ही जाएगा, t इज इक्वल टू n रख देंगे। लेकिन nth सेकंड में निकालना हो तो इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दूरी आएगा। n सेकंड में इतनी चली ना, कोई पूछेगा कि तीसरे सेकंड में कितना चला, तो यही दूरी चला ना, क्योंकि दूसरा सेकंड तो यहीं खत्म हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तीसरे सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गई, तो यही दूरी होता है। तो मुझे क्या करना है, BC को निकालने के लिए AC में से AB को कैंसिल कर देंगे। BC इज इक्वल टू AC माइनस AB, यही है। मुझे BC निकालना है, मुझे ये दिखाना है कि nth सेकंड में कितना चला, n सेकंड में नहीं, nth सेकंड में। n सेकंड में तो ये पूरा यहाँ तक गया है। तो SN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, क्योंकि ये पूरा SN होगा और ये n समय में इतना दूरी चली और n माइनस 1 समय में इतना दूरी चली। तो n समय में जितना चला उसमें से n माइनस 1 समय में जितना चली उसको घटा देंगे तो ये इतना बचेगा, इसी को तो निकालना है। तो n समय में कितना चली होगी, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो t की जगह n रख देंगे तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर माइनस ut, t की जगह n माइनस 1 कर देंगे क्योंकि n माइनस 1 समय है। और यहाँ से करोगे तो जब इसको पूरा करोगे, यहाँ पर a माइनस बी को होल स्क्वायर लगाना मत भूलना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, un माइनस un कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ n स्क्वायर माइनस हाफ n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अंत में क्या बचेगा, u प्लस an माइनस a/2, और यहाँ से a कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो क्या बचेगा, यहाँ से SN इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि तीसरे, जैसे मैंने जो एग्जांपल बताया, अब कोई और क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है। मान लो 10 सेकंड तक चली होगी तो 10वें सेकंड में कितना चला, 20वें सेकंड में कितना चला। तो जब भी 10वें सेकंड की बात होगी ना, जैसे ये पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा सेकंड, चौथा, पाँचवा, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां सेकंड। तो 10 सेकंड में जब चलेगी तो आप तो सीधे s इक्वल टू टी की जगह क्या 10 रख दोगे तो ये पूरा दूरी निकल जाएगा। लेकिन आपको कोई पूछे कि 10वें सेकंड में कितना चला, तो 10वें सेकंड में तो यही चला ना। तो 10वें सेकंड में निकालने के लिए आप क्या करोगे, S10 निकालने के लिए u जितना है प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 10 माइनस 1 कर दोगे, ये हो जाएगा 10वें सेकंड में आ जाएगा। और मान लो अगर रेस से चली तो ये तो 0 हो जाएगा, बाकी आप a दिया हुआ है तो आप निकालोगे 10वें सेकंड। तो 10वें सेकंड में तो इतना ही चली ना। 10वां सेकंड कब शुरू होता है, जब 9वां सेकंड खत्म होता है। तो 9वां सेकंड तो यहाँ खत्म हो गया, अब 10वां सेकंड स्टार्ट। 10वें सेकंड में कोई पूछेगा 7वें सेकंड में कितना चला, तो 7वें सेकंड में ये दूरी चली। कोई पूछेगा 5वें सेकंड में कितना चला, तो 5वें सेकंड में ये दूरी चली। कोई पूछेगा चौथे सेकंड में कितना चलता, चौथे सेकंड में ये दूरी चली। तो हम n का 4 वैल्यू रख देंगे और बाकी करेंगे तो हमें निकाल। कोई पूछेगा दूसरे सेकंड में कितना चलता, दूसरे सेकंड में ये दूरी नहीं चली, दूसरे सेकंड में ये तो 2 सेकंड में चली, दूसरे सेकंड में इतना ही चली। ओके, तो ये SN इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2 माइनस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो जल्दी से क्वेश्चन बना लेते हैं दो ताकि और ज़्यादा क्लियर हमारा हो जाए जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन। और फिर से मैं याद दिलाता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीन ही, जब तक ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो तब तक ये इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा। हालांकि आपके बुक में शायद कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा। आगे जाके ऐसे क्वेश्चन आएंगे 11-12 में जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, वहाँ एक्सेलरेशन चेंज होते रहेगा। शायद एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करे, ऐसा हो सकता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन शायद सेम ना हो सकता है वेलोसिटी इधर जा रही हो और एक्सेलरेशन इधर हो सकता है, वेलोसिटी नॉर्थ में हो एक्सेलरेशन ईस्ट में हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एस यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट को डोनेट करता है। और मोशन, इसी का मतलब है कि डायरेक्शन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसका मतलब और कुछ नहीं बल्कि मोशन क्या हो, वन डायरेक्शनल हो, तभी आप इसका यूज करना। ये नहीं कि 2 डायरेक्शन है तो आप इसका यूज कर दोगे। हाँ, 2 डायरेक्शन है तो उसका x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट तोड़ के आप उसमें यूज कर सकते हो इस चीज को। चलो जल्दी से क्वेश्चन बनाते हैं ताकि इसका एप्लीकेशन पता हो जाए। अ कार मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। एक कार है, सोल्यूशन पहले इसको खुद से को ट्राई करना, उसके बाद मैं इसको। ए कार मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड तक चली। टाइम इंटरवल दिया हुआ, इसको डेल्टा टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये 10 सेकंड हो, ये भी तो हो सकता है कि इस सर्कुलर ट्रैक में चले, ये भी तो हो सकता है। और जब सर्कुलर ट्रैक में चलेगा तो फिर सब दिक्कत हो जाएगा, फिर ये सवाल नहीं बन पाएगा उतना, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना भी दिक्कत हो जाएगा हमें शायद हो। क्योंकि जब ऐसे ट्रैक में चलेगा तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट पर अफेक्ट पड़े। जैसे यहाँ से यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट तो ये ना हो गया,
और हमेशा एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, तो वहाँ पर तो ये तो नहीं निकल पाएगा एस में। ये चीज़ आप समझना चाहिए, इसलिए स्ट्रेट ट्रैक ऐसे ही नहीं दिया हुआ है। वैसे आप इसको उतना वैल्यू नहीं दोगे इस समय, क्योंकि आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन से, लेकिन मैं चाहता था इसको समझना। कॉमा देन इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तो पहला पार्ट है कि बॉडी 10 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड के यूनिफॉर्म स्पीड से चली। इस समय कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इस समय एक्सेलरेशन कितना था 0 सेकंड। 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना था 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म था 0। लेकिन अब क्या हुआ, 10 सेकंड के बाद क्या हुआ कि अगले 5 सेकंड वह अगले डेल्टा टी 5 सेकंड अगले 5 सेकंड वह क्या चला, डेल्टा टी लिखना, डेल्टा टी अगले 5 सेकंड वह एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चली अगले 5 सेकंड। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5th सेकंड ऑफ एक्सेलरेशन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यानी कि ये बॉडी शुरू में 10 सेकंड तक इतना चली मान लीजिए, फिर अगले 5 सेकंड तक इतना चली। ओके, तो ये 10 सेकंड 5 सेकंड यानी बॉडी 15 सेकंड तक चली ना। ये बॉडी कितने सेकंड तक चली, 15 सेकंड तक चली। ओके, अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये मान लीजिए दूरी S1 है और ये S2 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर S है तो S इक्वल टू S1 प्लस S2 लिख सकते हैं ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2, बहुत बढ़िया। अब ये तो यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 है इसमें, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है। तो यहाँ के लिए S1 क्या लिखेंगे, ut प्लस कितना लिखेंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये लिखते हैं ना, बताया था ना, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इसका यूज कर सकते हैं। तो S1 इज इक्वल टू यू कितना है 10 मीटर, कॉन्स्टेंट मूव्स विद 10 मीटर पर सेकंड। इस रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुई है, 10 मीटर से चली है, 10 गुने और कितने समय तक चली, 10 सेकंड तक, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन 0 ही होता है, क्योंकि कांस्टेंट ही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये 0 है तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रह जाएगा ना। तो S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 क्या मीटर की सेंटीमीटर, मीटर, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है में दिया हुआ है। अब S2 निकालना है, तो S2 कितना में निकलेगा, तो S2 इज इक्वल टू, अब S2 के लिए यहाँ पर तो U हो जाएगा। जब भी हम S2 की बात करेंगे तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी ना, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू और कितने समय तक चली 5, यही हुआ ना, 5 तक चली ना, ये दूरी 5। ये U मैंने क्यों 10 लिया, क्योंकि ये S2 है, तो इस जब भी बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए इनिशियल पॉइंट तो ये है ना, ये क्या है इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है फाइनल पॉइंट है S2 के लिए। तो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगा उसी को इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 10 आता ही जा रहा है, तो ये 10 इंटू 5 प्लस हाफ, ए का वैल्यू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2 दिया हुआ है, इंटू टी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 10 इंटू 5 50 प्लस 25 यानी 75 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 यानी कि 100 मीटर प्लस 75 मीटर इज इक्वल टू 175 मीटर आंसर टोटल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी भी एक चीज नहीं निकला है, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5th सेकंड ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 175 मीटर है हमारा आंसर। लेकिन 5th सेकंड में फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5th सेकंड। तो 5th सेकंड में कितना वेलोसिटी था, ये जो बॉडी थी ये 10 सेकंड तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चली 10 सेकंड तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगले 5 सेकंड में ये चली एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये पूछ रहा है कि 5th सेकंड में इस बॉडी का वेलोसिटी कितना था 5th सेकंड एट द एंड ऑफ, यानी इस समय वेलोसिटी, इस समय बॉडी का वेलोसिटी कितना था इस समय। तो यहाँ तो मुझे पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी स्क्वायर नहीं 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ मुझे पता है, यहाँ मान लेते हैं v है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो बताओ पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ले, तो v इक्वल टू यू प्लस AT। तो v नहीं पता है, u 10 मीटर पर 10 प्लस A2 इंटू 5, तो v इक्वल टू 10 प्लस 10, तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस 5वें सेकंड के अंत में, इधर का 5वें सेकंड नहीं, ऐसे तो 15वें सेकंड के अंत में, टोटल जर्नी का 15वें सेकंड के अंत में है। लेकिन जब बॉडी जब से एक्सलेरेट करना शुरू की उसके 5वें सेकंड के अंत में बॉडी का वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का। पहला पार्ट था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना, कितना आ गया 175 मीटर।
और सेकंड पार्ट क्या था कि जब से बॉडी एक्सेलरेट करना स्टार्ट हुई, यहाँ से एक्सेलरेट करना स्टार्ट की, ये है, ये बी है, सी है पॉइंट, तो बी पॉइंट से स्टार्ट किया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के 5वें सेकंड के अंत में बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया, ऑफकोर्स बढ़ गया। देख रहे हो, जब स्टार्ट की तो 10 मीटर पर सेकंड था और 5वें सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और बॉडी लगातार उसका वेलोसिटी हो क्या बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। तो ये दोनों हो गया। तो इस क्वेश्चन को अगले अथी में अटेम्प्ट करना। ये चौथे क्वेश्चन ऑफ मोशन पे यूज होगा, s = u + a/2 × 2n - 1 पे होगा। इसको अटेम्प्ट करना, ये होमवर्क है। इसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा और फिर एक्सरसाइज ड्यू टू ग्रेविटी भी डिस्कस करना है अगले क्लास में, ग्राफ्स डिस्कस करना है। तो और एक और दिया था पहले, इसको शायद मुझे लगता है बना लिया गया होगा, तो इसको भी अगले क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता ही दिया गया है, तो उससे भी बन जाएगा और एक एवरेज वेलोसिटी से भी बन जाएगा मेरे ख्याल से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।